एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है और आज ये होने वाला है वन लाइनर कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और याद रखिएगा कि मैंने जो भी क्वेश्चन चुने हुए हैं इसका सिर्फ एक ही डायरेक्ट आंसर है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि उसका एक से अधिक आंसर हो सकता हो। तो चलिए कोशिश करते हैं कि आपको ये बहुत लाभदायक ये पहुँचे। तो एकदम मन लगा करके बस सुनते चलिए और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नया मिले उसे नोट करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 1:2:1। कहीं कहीं पर आपको ये 2:1 भी दिखता है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 2 होगी, अणुओं की हाइड्रोजन में परमाणु की मात्रा 2 होगी, कार्बन 1 परमाणु होगा और ऑक्सीजन 1। तो इसीलिए कभी कभी यही आंसर में आपको 2:1 भी देखने को मिलेगा और ये भी आपका रेशियो सही है। नेक्स्ट है, कार्बोज के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? यदि हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ग्रहण करते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी? आंसर होगा 4.2 किलो कैलोरी, जो कि हम KCAL के रूप में प्रदर्शित करते हैं। K से होगा किलो और CAL से होगा कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। और इस तरीके के क्वेश्चन ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट जब हुआ है एग्ज़ाम TGT PGT 2021 में, तो उसमें पूछा गया था वसा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में कार्बोज किस रूप में जमा रहता है? तो पेड़ पौधों में कार्बोज स्टार्च के रूप में जमा रहता है। याद रखिएगा, पेड़ पौधों में कार्बोज स्टार्च के रूप में जमा रहता है। नेक्स्ट, पौधों को ऊर्जा देने का कार्य करता है। कौन करता है पौधों को ऊर्जा देने का कार्य? आंसर होगा स्टार्च। यही स्टार्च जो पौधों में कार्बोज के रूप, जो कार्बोज का एक रूप है स्टार्च, इसी रूप में पौधों में जमा रहता है, यही पौधों को ऊर्जा देता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मनुष्य को भी ऊर्जा देता है, वैसे स्टार्च पौधों को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र है। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होगा CN, फिर ब्रैकेट में H2O ब्रैकेट क्लोज, फिर N। और यहाँ पर याद रखिएगा N का मतलब होता है यहाँ पे अणुओं की संख्या। तो कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र यही एक्यूरेट है। आप लोगों ने शायद C6H12O6 ऐसे करके याद किया होगा। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का या मोनोसेकेराइड का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। यहाँ पे हम लोग कुल ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट का सूत्र की बात करें तो ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आणविक संरचना के आधार पर कार्बोज के कितने प्रकार होते हैं? आणविक संरचना मतलब अणुओं की संख्या के आधार पे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छे से आप ये नाम जानते होंगे, जिसमें है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जिसमें 1 अणु होंगे तो वो मोनो कहलाएगा, 2 अणु होंगे तो डाई कहलाएगा, जिसमें 3 या 3 से अधिक अणु होंगे उसको हम लोग पॉली कहेंगे। नेक्स्ट है, मोनोसेकेराइड को सामान्यतः और किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा यहाँ पर हेक्सोज, इंग्लिश में हेक्सोजेस। हेक्सोज का मतलब होता है 6। तो इसमें मोनोसेकेराइड में अणुओं की संख्या 6 होती है, इसी कारण इसका नाम पड़ा हुआ है हेक्सोज भी। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई ग्लूकोज है। और इसी ग्लूकोज में जब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंचेगा, हमारा शरीर इसे अवशोषित नहीं करता। हमारा शरीर ग्लूकोज को ही अवशोषित करता है। सामान्य व्यक्ति में ग्लूकोज की कितनी मात्रा रक्त में पाई जाती है? कोई सामान्य व्यक्ति है, उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन 2021 में आपका आ चुका है। तो सोचिए कार्बोहाइड्रेट टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरी एक स्टूडेंट ने ही कमेंट में कहा था कि कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से क्वेश्चन कराने के लिए, तो भी ये कार्बोहाइड्रेट है। फिर ऐसे हम लोग प्रोटीन और वसा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सामान्य व्यक्ति में याद रखिएगा कि मिनिमम 80 मैक्सिमम 120 मिलीग्राम होना चाहिए शर्करा हर 100 ml पे। नेक्स्ट, अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में शरीर में एकत्रित रहता है?
तो जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, बाकी तो ग्लूकोज हमने यूज़ कर लिया ऊर्जा के रूप में, जो अतिरिक्त बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है, वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा रहता है। और ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ पे कन्वर्ट होता है, बदलता है? तो आंसर याद रखिएगा, लीवर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं का मुख्य भाग, जिसे सेरेब्रोसाइट्स कहते हैं, इसका निर्माण कौन करता है? तो मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं के मुख्य भाग सेरेब्रोसाइट्स का निर्माण गैलेक्टोज करता है। गैलेक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, और याद रखिएगा इसे ही गैलेक्टोज को ही हम लोग न्यूरॉन शुगर भी कहते हैं। फिर है सेब, संतरे, आड़ू आदि में पाया जाने वाला मैनोज क्या प्रकार है या किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो याद रखिएगा मैनोज ये भी मोनोसेकेराइड का ही प्रकार है। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत ही हमें ये भी पढ़ना होता है। तो सेब, संतरा, आड़ू इन सब में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा का स्रोत है मैनोज, वो मोनोसेकेराइड का प्रकार है। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट है, कार्बोज के अणु किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो अणु हैं वो आपस में ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोसिड बॉन्ड न्यूरॉन एवं ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। आंसर होगा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को हम लोग न्यूरॉन एवं ब्रेन शुगर के नाम से भी जानते हैं। फेलिंग्स टेस्ट किससे जुड़ा है? तो याद रखिएगा फेलिंग्स टेस्ट ये एक तरीके का टेस्ट होता है जिसमें हम मोनोसेकेराइड की मात्रा नापते हैं। तो याद रखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट में प्रयोग होने वाला ये टेस्ट का एक प्रकार है जिसमें हम लोग मोनोसेकेराइड का टेस्ट करते हैं, फॉर्म जानते हैं कि किस तरीके का मोनोसेकेराइड है और मात्रा मापते हैं। नेक्स्ट है, अंकुरित अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा सेकेराइड पाया जाता है? तो अंकुरित अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में हमें डेक्स्ट्रीन प्राप्त होता है, और इसी कारण डेक्स्ट्रीन के कारण ही अनाज जब ताप के संपर्क में आते हैं, भूने जाते हैं, तो वो ब्राउन रंग के हो जाते हैं, जैसे कि बिस्किट, ब्रेड, चावल, लाई आदि। नेक्स्ट है, जैम जेली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में ही आपको याद होगा पॉली के अंतर्गत आपने पेक्टिन पढ़ा है जो कि फलों का गूदा होता है। इसी का प्रयोग, पेक्टिन के कारण ही जैम जेली इतनी पारदर्शी और स्वादिष्ट बनती है, जमावदार बनती है। तो जैम जेली बनाने के लिए पेक्टिन का प्रयोग किया जाता है, फलों के गूदे का प्रयोग किया जाता है। फिर है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने हैं तो हम दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट प्रयोग करते हैं। पहला है शर्करा, दूसरा है स्टार्च। याद रखिएगा जो ये शर्करा है ये अधिक मीठी होती है और स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट फीके होते हैं, इनका स्वाद मीठा नहीं होता है। शर्करा के अंतर्गत जैसे शहद, गुड़, चीनी आदि, और स्टार्च की बात करें तो जैसे कोई अनाज, दाल, ये सब तरीके की चीज़ें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यदि शर्करा का स्तर सामान्य से, अर्थात सामान्य कितना होता है? 80। यदि शर्करा का स्तर सामान्य से अर्थात 80 मिलीग्राम प्रति 100 ml से कम हो जाने पर यह स्थिति क्या कहलाती है? अब देखिए, मिनिमम होना चाहिए 80, मैक्सिमम होना चाहिए 120। अगर शर्करा या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में 80 मिलीग्राम प्रति 100 ml से कम हो जाती है तो यह स्थिति कहलाएगी हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसेमिया याद रखिएगा। और वैसे भी हाइपो का मतलब कम होना ही होता है, कम शब्द, कम के लिए हम लोग हाइपो शब्द प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी कम हो जाने की स्थिति ही पूछ रहा है। जब 80 से कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाएगा। शर्करा स्तर रक्त में 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml से अधिक होने पर स्थिति क्या कहलाती है? अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अधिक हो रहा है तो यह स्थिति कहलाएगी हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया। फिर है, कार्बोज का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। कार्बोज का जो पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है, और सर्वाधिक पाचन वैसे भी सभी पोषक तत्वों का छोटी आंत में होता है, लेकिन ये ऐसा है
कि कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका मुख से पाचन शुरू होता है, किसी का पेट में शुरू हो जाता है, किसी का छोटी आंत में ही होता है। आंसर होगा यहाँ पे कार्बोज का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम भोजन की स्टार्च प्रक्रिया करके उसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। तो मुख में पाया जाने वाला लार जो है, लार में उपस्थित होता है एंजाइम टाइलिन। तो ये टाइलिन ही भोजन पे प्रक्रिया करता है, प्रभाव डालता है, जिससे कि स्टार्च पच करके माल्टोज में परिवर्तित होने लग जाते हैं। तो आंसर याद रखिएगा टाइलिन। मुख में लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ग्लाइकोजन के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा कहाँ एकत्रित रहती है। तो जब ग्लाइकोजन, देखिए हमने अभी बताया था जो हमारा शरीर है वो ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा को प्रयोग कर रहा है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक हो जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रख लेगा, तो स्टोर करके लीवर और मांसपेशियों में इकट्ठा रहता है और लीवर के द्वारा ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। तो यही ग्लाइकोजन जब हमें कहीं से ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, जैसे हम बीमार पड़ गए हैं या व्रत हैं, फास्ट है, हम भोजन नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो जो हमारे शरीर में इकट्ठा हुआ पड़ा हुआ था ग्लाइकोजन, अब वही हमें ऊर्जा देने का कार्य करेगा। तो जब ग्लाइकोजन का विखंडन होगा, टूटना शुरू होगा, पचना शुरू होगा, तो उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित रहती है। आंसर याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहीं तक था बेटा आज कार्बोहाइड्रेट के वन लाइनर क्वेश्चन। मेरी स्टूडेंट ने ही बताया हुआ था कि इस टॉपिक पे सॉल्व कराने के लिए, तो आज ही मैंने सॉल्व करा दिया। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, पढ़ने में मन लगा होगा। जो भी नया मिला हो आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। और भी कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना साथ हमेशा बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।